हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई कई सारी बैठकों को हम कई बार देखते आए हैं और हर साल इससे जुड़ी हुई कई सारी बैठकें होती हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि इन बैठकों में जो भी वादे किए जाते हैं, देशों के द्वारा जो भी प्रतिबद्धताएं जाहिर की जाती हैं, अगर कोई देश उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करे या फिर उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी तरह की कोई चूक हो जाए तो उससे जो प्रभाव पड़ेंगे, यानी जलवायु परिवर्तन को धीमा करने की दिशा में प्रयास किए जाने हैं, लेकिन धीमा ना हो पाने की स्थिति में जिन देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसके तहत इन देशों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। एक संस्था का नाम हम जानते हैं, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक उम्मीद इस संस्था से कुछ देशों ने जताई है और ऐसा एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत लाया गया है जिसमें आईसीजे को कहा गया है कि अब वह इस तरह के जो भी विषय हैं उनको देखें। आज का हमारा टॉपिक है, क्या जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के लिए अब देशों पर चलेगा मुकदमा। तो क्या किसी तरह के मुकदमे की बात आ सकती है? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसा कोई निर्णय दे सकते हैं जिससे किसी देश पर कोई व्यवस्था बाध्यकारी हो जाए और उसे उन लक्ष्यों को पूरा करना जरूरी हो जाए? आज के विषय में हम समझेंगे क्या क्या मांगे की गई हैं, किस तरह का प्रस्ताव था और भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई जरूरी बातें। कैन कंट्रीज बी सूड ओवर क्लाइमेट चेंज, या कहें क्या देशों के ऊपर जलवायु परिवर्तन को लेकर के मुकदमा हो सकता है? चर्चा में क्यों है समझ लेंगे। रेजोल्यूशन जो लाया गया है उसका क्या मकसद है, क्या देश चाह रहे हैं, यहाँ पर भारत कहाँ स्टैंड करता है, भारत इस पूरे रेजोल्यूशन को किस तरह देखता है, इसमें जो प्रायोजक है उनकी क्या मांगे हैं, इसका विचार कैसे आया, क्या आईसीजे की सलाहकारी जो राय होगी वो बाध्यकारी होगी, निष्कर्ष क्या हो सकता है। और एक सवाल जो कि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है और कोई भी सवाल आपसे मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से आपको पूरे विषय को समझना है। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौते और जीएस पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोनों ही विषयों से जुड़ जाता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 29 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक उम्मीद जाहिर की गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे भी इसे कह सकते हैं, ये अपनी राय दें किस विषय पर, इस विषय पर जहां पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो सीओपी की बैठक होती है उसके अंतर्गत देश जो प्रतिबद्धताएं जाहिर करते हैं कि भाई हम इतना काम कर लेंगे या इतने लक्ष्य पूरे कर लेंगे, इतना उत्सर्जन में कमी कर लेंगे, इनको अगर वे पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या इनके दायित्व होंगे, ये निर्धारित करें। इस रेजोल्यूशन की एक और बात ये थी कि इसे आम सहमति से पारित कर दिया गया है और इस प्रस्ताव को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण रोल है वो वानुआतू ने निभाया है। वानुआतू एक देश है जो कि प्रशांत महासागर में मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, जबकि न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र में, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर मौजूद है। ये जो पीले रंग से पट्टी है और पोर्ट विला इसकी राजधानी है। द्वीपीय देश है। इस देश के साथ समस्या ये है कि द्वीपीय देश है और जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि द्वीपीय देशों पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देश सागर के अंदर जा सकते हैं। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा तो इन देशों को खतरा है। 2015 में इस देश ने एक चक्रवात को भी झेला है जिसको पाम कहा गया था। पाम चक्रवात का प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ था जिसकी वजह से बहुत भीषण तबाही हुई थी। लगभग 95% यहाँ की फसल नष्ट हो गई थी और लगभग 2/3 आबादी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुई थी। ऐसे में जो भी द्वीपीय देश है वो इन घटनाओं को देख रहे हैं और ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिसके अंतर्गत ऐसे देश जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या जिनका योगदान रहा है, उनके दायित्वों को निर्धारित किया जा सके। संकल्प का क्या मकसद है इसको समझें। मसौदा प्रस्ताव, उसकी संख्या दी हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 96 के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यहाँ पर 2 प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला ये कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों के दायित्वों का निर्धारण किया जा सके कि कोई देश अगर ऐसा नहीं करता है तो किस तरह से उससे बात की जाए या फिर किस तरह से उस पर कोई दायित्व को थोपा जाए या फिर उस पर आरोपित किया जाए या उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अगला, राज्यों के लिए इन दायित्वों के तहत कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। ऐसे दायित्व और ऐसे कार्य जिनसे वो चूक गए और जलवायु प्रणाली को विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, इन्हें SIDS कहते हैं, और लोगों को नुकसान हुआ, तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है
तो फिर क्या इसके कोई कानूनी परिणाम लगाए जा सकते हैं? ये दो बातें। इसका मकसद क्या है? ये जो संकल्प है कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स को संदर्भित करता है, यानी ऐसे देश जिन्होंने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मान्य किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे पेरिस जलवायु समझौता हो सकता है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन क्लॉज हो सकता है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो पत्र है वो हो सकता है। तो आईसीजे को इस संबंध में विचार विमर्श करने और राय देने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, ऐसी भी जानकारी मिली है। इसके अलावा भारत इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देख रहा है? क्योंकि एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र में पारित होता है, तो क्या भारत ने इस रेजोल्यूशन को लाने में कोई भूमिका निभाई थी? क्या भारत ने इसका समर्थन किया है? अभी तक भारत इस कदम के बारे में सावधानी से चुप है। भारत ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अगर हम इस पूरे मुद्दे पर भारत का स्टैंड देखेंगे तो हमें स्पष्ट दिखता है कि जलवायु न्याय की आवश्यकता है, इसका भारत सपोर्टर है, समर्थन करता है कि क्लाइमेट जस्टिस हो सके और उन देशों को न्याय मिल सके जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, भारत विकसित दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जवाबदेह ठहराता है। जैसा हम कहते ही हैं कि औद्योगिक काल के समय जिन देशों ने औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा अपनाया, उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो प्रस्ताव है देश के कानूनी प्राधिकारियों के पास भेजा जा चुका होगा, ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जो आईसीजे है अगर इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है तो किस तरह से इस पूरे प्रस्ताव को देखा जाए और इस पर किस तरह से निर्णय आ सकते हैं। इसका मूल्यांकन, यानी आईसीजे की क्या राय है और उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं और उसके क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं, इसके मूल्यांकन के लिए भारत ने इसको अपने विशेषज्ञों के पास, कानूनी सलाहकारों के पास भेज दिया होगा। इसके अलावा भारत द्वारा पेरिस समझौते के मुताबिक जो एनडीसी प्रतिबद्धताएं थी, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राज्यों के द्वारा स्वघोषित जो एक लक्ष्य अपनाए गए थे, उनको भारत पूरा करके चल रहा है। जैसे कि 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत आपूर्ति को हम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भारत मसौदा प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने वाले देशों में शामिल नहीं था, यानी कि जो देश इस प्रस्ताव को लाए थे भारत उनके समूह में शामिल नहीं हुआ था, जबकि भारत के कई सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इसमें शामिल थे, जैसे कि बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और हिंद महासागर क्षेत्र में कई द्वीपीय देश। भारत की इस वक्त स्थिति यह है कि भारत अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है कि वो कैसे इस पूरे प्रक्रिया को देखते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के देश इसमें शामिल नहीं होते हैं तो फिर इस रेजोल्यूशन का बहुत ज़्यादा जो मतलब है वो रह नहीं जाएगा और ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएगा। इस पूरे रेजोल्यूशन पर अमेरिकी प्रतिनिधि को अगर हम देखें, यानी अमेरिका का स्टैंड देखें, तो उन्होंने एक चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया शुरू करना साझा लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा, वे कहते हैं कि जलवायु संकट से सफलतापूर्वक निपटने के लिए राजनयिक प्रयास ही बेहतर विकल्प होगा, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत कुछ लोगों का मानना है कि पेरिस समझौता जो कि बॉटम अप दृष्टिकोण को लेकर के आया है, बॉटम अप का मतलब जो देश हैं वो निर्धारित करेंगे कि हमें किस तरह के लक्ष्यों को अपनाना है और उन्हें अपने तरीके से पूरा करना है। जबकि अगर आप देखेंगे इस समझौते के अंतर्गत अगर आईसीजे किसी तरह की प्रक्रिया को फॉलो करता है तो वो टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत देखा जाएगा, यानी आईसीजे ने कुछ ऐसे लिख लें इसे, यानी आईसीजे ने कुछ कह दिया और फिर उसे देशों को पूरा करना होगा उनके द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक। हालांकि ये अभी केवल विचार हैं कि इसके आधार पर विरोध किया जा सकता है। अभी बाकी कई सारे देशों की इस पर प्रतिक्रिया आनी बाकी है। जो इसके प्रायोजक हैं उनकी क्या मांग है? पहला तो ये चाहते हैं कि आईसीजे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो भी देश इसके भागीदार हैं उनको जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ऐसी कोई सलाह दे या उन पर किसी तरह की कोई व्यवस्था को लागू करे जिससे इस लक्ष्य को एटलीस्ट पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर हम आज के समय आईसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट को भी देखेंगे उसमें भी ये पता चलता है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पीछे होते जा रहे हैं। इसके अलावा आईसीजे जो कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतम एक वैश्विक न्यायालय है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड के अंतर्गत। ये एक ऐसी संस्था है जिससे बाकी के देश न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
या फिर एटलीस्ट इस तरह का दबाव बनाने की उम्मीद कर रहे हैं कि देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। तो आईसीजे से अपेक्षा यह है कि सभी देशों द्वारा पहले से स्वीकृत जो भी अभी समय है उनके आधार पर आईसीजे अपनी राय दे कि कैसे उन्हें पूरा किया जाना है। इसके अलावा विकसित दुनिया के जलवायु सुधार जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जो वे कार्य कर रहे हैं उस पर बारीकी से नजर रखें कि क्या वह उन प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने वादे किए हैं। अगला, उन देशों के लिए कानूनी अभियोग जो अपने एनडीसी के वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से जूझ रहे दुनिया के सबसे कमजोर हिस्सों को जलवायु सहायता प्रदान की जाए। ये इनके प्रमुख मुद्दे हैं और मांग है। ये जो संकल्प लाया गया है इसका विचार कहाँ से आया, तो हमें दिखाई देता है कि इसका मूल विचार 27 प्रशांत द्वीप कानून के छात्रों के एक समूह द्वारा लाया गया था। और इन्होंने क्या किया कि इस अभियान की स्थापना और इसे पैसिफिक आइलैंड फोरम में ये लेके आए, जहां पर 2019 से वानुआतू सरकार और कई सारे उनके अन्य सदस्य जो देश हैं उनके सपोर्ट में इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। और मसौदा प्रस्ताव यूएनजीए में 132 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था, जिसे बिना किसी वोट के ही पारित कर दिया गया और लगभग किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। तो एक बहुत बड़ी बात है जिस पर बाकी देशों का समर्थन मिल रहा है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी तरह की कोई राय को आरोपित कर सकते हैं या उनकी सलाह बाध्यकारी हो सकती है। तो पहले जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि आईसीजी से एक सलाहकारी राय की बात की गई है कि वो एक सलाह देंगे इन सभी विषयों पर कि देशों को किस तरह से इन्हें डील करना है। इसका मतलब ही हुआ कि इस परिभाषा के अनुसार आईसीजे का जो फैसला होगा वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के स्पष्टीकरण से प्रक्रिया और सुव्यवस्थित हो सकेगी। ये फायदा मिल सकता है कि जब आईसीजे उनके बारे में ठीक से बताएंगे और उसका स्पष्टीकरण देंगे, उन प्रक्रियाओं को ठीक से समझा जाएगा, तब पता चलेगा कि देशों ने किस तरीके से व्यवहार किया है और सभी के सामने फिर उस पूरी प्रक्रिया को लाया जा सकेगा। खासतौर से सीओपी की बैठकों के अंतर्गत जिस तरह की बातें होती हैं और कई बार देश उन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करते, जैसा कि जलवायु फाइनेंस की बात होती है, क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है, नुकसान और क्षति पूर्ति वाले फंड्स की बात होती है, लेकिन जब उन्हें देने की बारी आती है तब फिर विकसित देशों का रवैया हमें उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो अगर हम निष्कर्ष पर आए तो आईसीजे जो कि एक बड़ी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कई सारे निर्णय ये लेते हैं और कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसका लीगल वेट है और मोरल अथॉरिटी है। मतलब कि कानूनी रूप से भार पड़ सकता है देशों के ऊपर कि कानून के तहत कौन सही है और कौन गलत है। जब कानूनी व्याख्या की बात आती है तब इनकी राय महत्वपूर्ण होती है। और मोरल अथॉरिटी है एक तरीके से हम कहें कि नैतिक रूप से किसी बात को कह सकती है और नैतिकता के आधार पर फिर उस देश को अपनी छवि को बचाए रखने के लिए कार्य करना होता है। हालांकि कई सारे देश ऐसे हैं जो इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को नहीं मानते हैं या फिर कई बार उसको नकार चुके हैं, जैसे कि चीन। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर इनके निर्णयों का सम्मान होता है, जैसे कि फिलिस्तीन विवाद के दौरान हमें देखने को मिला। चागोस द्वीप पर यूके और मॉरिशस के बीच में जो विवाद था उसमें इन देशों ने इनके निर्णयों का सम्मान किया था। ऐसे में जलवायु परिवर्तन जैसी जो एक घटना है इसको रोकने में अगर हम आईसीजे का सहारा लेना चाहते हैं तो भी एक अच्छा कदम और स्वागत योग्य कदम हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो नुकसान होगा पूरे विश्व का होगा और जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं हमारे सामने आते जाएंगे। ऐसे में जो छोटे देश हैं उनके द्वारा ऐसे कदम उठाया जाना निश्चित तौर पर जरूरी है और बड़े देशों को, विकसित देशों को या फिर ऐसे देश जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है उन्हें इन निर्णयों के अंतर्गत शामिल होना होगा और उस प्रक्रिया को सुधारना होगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। और उन फाइनेंसिंग सिचुएशंस को भी ठीक करना होगा, उन वित्त की व्यवस्थाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं को भी दूसरे देशों को देना होगा ताकि वो भी अपने यहाँ जो क्लाइमेट चेंज की स्थितियां हैं उनको कम कर सकें और जो उत्सर्जन हो रहे हैं उनको भी कम कर सकें। तो सवाल पर बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके लिए लाए हैं। दृष्टि आईएएस ने क्विक रिवीजन कोर्स सीसैट के लिए शुरू किया है। इसका मोड ऑनलाइन है जिसे आप दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए ले सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो एडमिशन्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सीसैट का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि कई बार सीसैट के पेपर को क्वालिफाई करने में समस्या आती है। तो इसको जरूर आप या अपने स्तर पर या कोर्स लेकर के पूरा कर लें, क्योंकि
परीक्षाएं नजदीक हैं। अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, फिर भी अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो जीएस का अच्छा स्कोर आपके किसी काम नहीं आ पाएगा। चलिए, आज का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के सभी निर्णय सभी देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। दूसरा, इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब लिख सकते हैं। आईसीजे की प्रक्रिया के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या आईसीजे के निर्णय देशों पर बाध्यकारी हो सकते हैं, इस पर आप अपनी राय भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।